हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने एक और वीडियो पे जिसका नाम है यूपीएससी प्लानर एंड स्ट्रैटेजी। तो अभी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा नोटिफिकेशन। ये हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। 2023 का नोटिफिकेशन निकलेगा February 1, 2023 में। तो फिलहाल हमारे लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन यही है। इस नोटिफिकेशन से हम जानेंगे कि एग्ज़ाम है क्या, इस एग्ज़ाम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हम इस एग्ज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बढ़ते हैं कमीशन की वेबसाइट पे। तो एक यूपीएससी कमीशन है जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है। और इसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in। इसके अलावा बाकी कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है दैट इज र्यूमर, और ऐसे र्यूमर मॉन्गरिंग लोगों से आप दूर रहें अपने 10 महीने या 1 साल, जब तक भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। वो आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी। ठीक है। सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज ओनली ऑन दिस वेबसाइट। एनीथिंग एल्स इज अगेन अ र्यूमर, अ मिथ। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो ये नोटिफाई करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि शॉर्ट में जिसको हम डीओपीटी भी बोलते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए हम केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और वेबसाइट का नाम अगेन क्या है, www.upsc.gov.in। अब इस एग्जाम में सर्विसेज कौन कौन सी इंक्लूड है इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट सर्विस है ऑल इंडिया सर्विस, उसके बाद है ग्रुप ए सर्विसेज, और उसके बाद आता है ग्रुप बी सर्विसेज। तो सबसे पहले हम एक एक करके सर्विस के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका एम लगभग इस एग्जाम के 99.99% लोग करते हैं, वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको पॉपुलरली हम आईएएस के नाम से जानते हैं। सेकंड है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिसको हम आईएफएस के नाम से जानते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं आईएफएस को इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से। देखिए, ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है और ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, दोनों काफी अलग अलग हैं। ठीक है। थर्ड आती है जिसको हम बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज। काफी लोगों का सपना पुलिस में भी होता है जाने का, आईपीएस बनने का। और फोर्थ है जिसको मैंने यहाँ पे डबल स्टार मार्क लगाया है, आईएफएस अगेन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ होगा, लेकिन मेंस इसका अलग होता है। ठीक है। तो ये टॉप जो 4 सर्विसेज हैं इनको हम बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज और ग्रुप ए सर्विसेज। ठीक है। ऑल इंडिया मतलब इसमें आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है, ऑल इंडिया। फॉरेन सर्विसेज में तो फॉरेन में भी। फिर बात करते हैं फिफ्थ में, जो कि मैंने डिफरेंट कलर से लिखा है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसको हम आईआरएस बोलते हैं। इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ग्रुप ए, एंड सेकंड इज इनकम टैक्स, दैट इज योर है ना आईआरएस। ये दोनों जो ग्रुप जॉब्स हैं या ये दोनों जो पोस्ट हैं टैक्स रिलेटेड पोस्ट हैं, टैक्सेशन रिलेटेड जॉब्स हैं या सर्विसेज हैं। फिर आता है सिक्स्थ और सेवेंथ, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रिलेटेड। इनमें आते हैं इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज ग्रुप ए और इंडियन ट्रेड सर्विसेज ग्रुप ए ग्रेड 3। फिर आते हैं अकाउंट्स रिलेटेड सर्विसेज पे। ठीक है। अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज में आता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज एंड इंडियन पोस्टल एंड टेलीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज। इसमें मेनली फाइनेंस से रिलेटेड जो भी लोगों को पेमेंट्स आती है, खासकर की फौज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस में, जो भी सिविल जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बैंक्स एक्सेट्रा। ठीक है। सारी जो मैनेज होती हैं अकाउंट्स रिलेटेड सर्विसेज, ये सारी हैं फ्रॉम 8 to 11। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। फिर है कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज।
इसमें आता है इंडियन पोस्टल सर्विसेज और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जूनियर ग्रेड ए। इसके बाद आते हैं डिफेंस रिलेटेड सर्विसेज में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज ग्रुप बी सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड। और लास्ट में जो हम आते हैं ग्रुप बी सर्विसेज पे, इसमें मेनली 3 आते हैं, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं डैनिक्स, जिसका मतलब होता है दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। इसमें भी 2 हैं, सिविल सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज। और सेकंड है डैनिप्स। डैनिप्स में होता है पुलिस सर्विसेज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हम थे डैनिक्स और डैनिप्स पे। तो डैनिक्स और डैनिप्स जो है ये ग्रुप बी सर्विसेज हैं, जिसमें हम डैनिक्स की बात करें तो ये सिविल सर्विसेज है इन यूनियन टेरिटरीज में, और डैनिप्स जो है वो पुलिस सर्विस है अगेन इन सारी यूनियन टेरिटरीज में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18th नंबर पे, जो कि है पॉन्डिक्स। पॉन्डिक्स का मतलब है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो फॉर ग्रुप बी। अभी रिसेंटली इसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्ज की है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि इंडियन रेलवेज की डिफरेंट सर्विसेज को मर्ज करके बनाया गया है। मेनली इसमें 7 सर्विसेज मर्ज की गई हैं, जिसमें से 3 सर्विसेज जो है वो सिविल सर्विसेज में होती थी और 4 सर्विसेज जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होती थी। तो इनको मर्ज करके जो है IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज बनाई गई है। 2021 में या 2022 की नोटिफिकेशन में इसको लेटर ऑन इसकी 300 अराउंड पोस्ट ऐड की गई थी, बट हो सकता है कि 2023 में इसकी और भी पोस्ट बढ़ जाए, सो इट इज ऑल्सो वर्थ। नेक्स्ट अब आते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो जिसको एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि सिविल सर्विसेज 2 स्टेज में कंडक्ट होता है। पहला है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, जो कि केवल और केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। इसके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जुड़ेंगे, बस इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। उसमें भी केवल एक पेपर में कट ऑफ निकाली जाती है, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग होता है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में होता है सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। जैसा कि इसका नाम है, ये मेंस एग्जामिनेशन है, हेंस मेंस एग्जामिनेशन इज द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इसमें होते हैं 2 स्टेजेस। पहला होता है रिटन एग्जाम, जो कि सब्जेक्टिव टाइप होता है, आपको इसमें आंसर्स लिखने पड़ेंगे जस्ट लाइक योर 10th एंड 12th। और उसके बाद होता है इंटरव्यू, जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। इन दोनों के ही मार्क्स हमारे जुड़ते हैं मेरिट में, और इसी के हिसाब से रैंकिंग डिसाइड होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम जो है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज एलिजिबिलिटी कंडीशन। अब कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी नेशनैलिटीज को अलाउड है विद सर्टेन कंडीशंस, लाइक नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, युगांडा, नाइजीरिया एंड सो ऑन, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं। आई होप इसमें जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं सारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। इफ अदर सिटीजन हैं देन यू कैन कंसिडर द नोटिफिकेशन अगेन। एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ केवल। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो 21 के इक्वल या 21 से ज्यादा, 21 से कम एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है 32 एज के इक्वल या उससे कम, 32 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये है फॉर अनरिजर्व्ड पर्सन। ठीक है, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करूं तो आप अगर 2 अगस्त 1991 के बाद पैदा हुए हो या फिर उस दिन भी पैदा हुए हो, यहाँ पे लिखा है ना ऑन और आफ्टर, अगर 2 अगस्त को भी आप पैदा हुए हो तो भी आप विद इन एज लिमिट आ जाओगे। लेकिन अगर आप 1 अगस्त 2002 के बाद पैदा हुए हो तो फिर आप इस एज लिमिट में नहीं आओगे, यानी 1 अगस्त 2002 को या उससे पहले आपका बर्थ हो जाना चाहिए। ठीक है,
या हो चुका हो, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अटेम्प्ट्स को लेके। तो 7th पॉइंट है, अगर हम जर्नल की बात करें या ओबीसी की बात करें तो इनका मैक्सिमम एज जो है वो दैट इज 32 ईयर्स, और ये मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट्स। ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की बात करें तो इनका मैक्सिमम एज है 35 और ये अटेम्प्ट्स कितने दे सकते हैं, 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। वहीं पे SC ST की बात करें तो इनका 37 एज लिमिट है और इनके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब एज पर एज ऑब्वियसली अगर आप 21 से 37 तक देखें तो यू कैन गिव 18 अटेम्प्ट्स और सो, जो कि अनलिमिटेड की कैटेगरी में मान सकते हैं। फिर आता है फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। ठीक है, इसमें जो एज लिमिट है 42 है और इसमें 9 से लेकर एज पर इंफिनिटी डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आप एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ एग्जेम्पशंस हैं। ठीक है, अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है नॉर्मल कैटेगरी से हैं। ठीक है, और उनके अपने अपने अटेम्प्ट्स आप देख लेना। 6 अटेम्प्ट्स फॉर अनरिजर्व्ड, नॉन क्रीमी के लिए 9, SC STs के लिए लगभग अनलिमिटेड और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी लगभग इंफिनिटी अटेम्प्ट्स हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि EWS दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस लोगों के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, अगर फीस की बात कर लें या फिर एज की बात कर लें या फिर अटेम्प्ट की बात कर लें, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, इट इज ओनली फॉर रिजर्वेशन ओनली, आपकी सीट्स फिक्स हैं, लेकिन फीस, एज और अटेम्प्ट ये आपका, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, जो जैसे था वैसे ही रहेगा। अगर हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल और केवल ग्रेजुएशन डिग्री है, भले आपने बीई किया हो, बीटेक किया हो, BSc किया हो, ठीक है, उसके बाद BA किया हो, BCom किया हो, या फिर आपने MBBS भी किया हो। ठीक है, आपने जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है एंड दैट इज अ रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, UGC से। अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एक होता है AICTE, ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो इन सबसे ग्रेजुएशन डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, दैट्स द मिनिमल क्वालिफिकेशन। कोई परसेंटेज कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, केवल और केवल आप पास हैं। अगर आप 33% भी लाए हैं सो यू आर एलिजिबल। सेकेंड चीज क्या है, अगर आप IAS हैं या फिर IFS हैं तो आप वापस से अप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्या है, उस पोजीशन पे रहते हुए। हाँ, अब मान लो आप IAS ऑलरेडी हैं लेकिन आपको वापस से एग्जाम लिखना है, जो कि बहुत रेयर है, लोग लिखते भी हैं लिखने वाले, बट बहुत रेयर है। तो फिर आप IAS रहते हुए ये एग्जाम नहीं दे सकते, या फिर IPS रहते हुए, IFS रहते हुए ये एग्जाम नहीं लिख सकते। आपको जॉब क्विट करनी पड़ेगी, ठीक है, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, देन यू कैन प्रिपेयर। तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है। खैर, हम लोगों में से कोई भी अभी इसी कैटेगरी में लाई नहीं करता है। नेक्स्ट, अगर आप IPS हैं तो आप एग्जाम लिख सकते हैं IPS रहते हुए, लेकिन आप IPS ऑप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो आप ऑलरेडी हैं ना, IPS तो आप ऑलरेडी हैं। तो IPS अगर आप ऑलरेडी हैं तो वापस से आप उसको अप्लाई कर नहीं सकते, और इसका कोई तुक भी नहीं बनता है, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें फीस की, तो जर्नल OBC EWS के लिए 100 रुपीज फीस है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और फीमेल्स के लिए सभी कैटेगरीज की, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। याद रखना, केवल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली ऑनलाइन, नो ऑफलाइन एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। कोई भी आपको कम्युनिकेशन करना है रिगार्डिंग योर नेम चेंज, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, कुछ भी है, तो आपको ये 6 इंफॉर्मेशन भेजनी है कम्युनिकेशन करते वक्त। नेम और ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID एक जनरेट होती है, उसके बाद आपका रोल नंबर जनरेट होता है, आपने कौन सा पोस्टल एड्रेस दिया है, जिसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी बोल देते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, उसके बाद आपका नाम, और आपने जो भी ईमेल ID वहां पे मेंशन की है वाइल फिलिंग द फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें अगर रिजर्वेशन की, तो अनरिजर्व्ड के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। EW के लिए आपने सुना होगा 10% है, एंड सिमिलरली फॉर अदर्स। ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
रिजर्वेशन आर प्रोवाइडेड टू दीज कैटेगरीज। सो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि एग्जाम का बेसिक नोटिफिकेशन कैसा आता है यूपीएससी का, ठीक है। ये मैंने जस्ट लेटेस्ट नोटिफिकेशन उठाया है, 2022 का नोटिफिकेशन है ये, ठीक है। हमने मेजरली मेन चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। आई थिंक किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया है इसको, एंड आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आई होगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन। जय हिंद।